हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है ऑफलाइन। इसका माइनर टेस्ट नंबर 5 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपके लेवल 1 का, और ये हुआ था आपके 22/9/2025 को। तो चलो शुरू करते हैं। और इससे पहले हमने माइनर टेस्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 और एक मेजर टेस्ट भी सॉल्व करवा दिया है। तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाना है चैनल पर, चैनल को करना है सब्सक्राइब और इसके बाद क्लिक करना है आपको प्लेलिस्ट पर। उसके बाद आपको सामने क्लास से सारी की सारी मिलने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं माइनर टेस्ट नंबर 5 का पेपर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है कि राजस्थान में जनजातीय विकास हेतु निम्न में से कौन सा कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा संचालित है। तो जनजातीय विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो वो आपका जाएगा शहरिया समग्र विकास कार्यक्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें आपका जाएगा शहरिया समग्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर आपको दे रखा है 12 जिले में शहरिया विकास कार्यक्रम संचालित है। तो 12 जिले के अंदर शहरिया विकास कार्यक्रम किसके द्वारा, मतलब कहाँ कहाँ पर संचालित है 12 जिले के अंदर, तो वो आ जाएगा आपके किशनगंज और शाहबाद पंचायत समिति के अंदर, क्योंकि वहीं पर आपके शहरी जनजाति निवास करती है। तो वहीं पर यह शहरी विकास कार्यक्रम है वो संचालित किया जा रहा है किशनगंज और शाहबाद पंचायत समिति के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 3 नंबर आपको दे रखा है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में निवास करता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति जो कि नगरीय क्षेत्र में निवास करती है वो आपका जाएगी 3.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 4 नंबर आपको दे रखा है निम्नलिखित कार्यक्रम और संचालित वर्ष में से असुमेलित युग्म कौन सा है, उसका आपको चयन करके लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिख दिया रखा है बीखरी जनजाति विकास कार्यक्रम, जो कि आपके 1979 के अंदर संचालित किया गया था। परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जो कि 1978 से 79 में संचालित किया जा रहा है। और शहरिया विकास कार्यक्रम ये आपके इसमें हो जाएगा सुमेलित, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके असुमेलित रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 5 नंबर आपको दे रखा है कि स्थानांतरित कृषि वादरा निम्न में से किस समुदाय में बहुधा प्रचलित है। यानी कि जो आपके कृषि होती है स्थानांतरित वादरा कृषि, ये कौन से समुदाय के अंदर सर्वाधिक प्रचलित है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके भील जनजातियों के अंदर और ग्रासियों के अंदर है वो वादरा कृषि है वो बहुतायत रूप से की जाती है। तो इसमें भील भी हो सकती है और ग्रासिया भी सही है, लेकिन इसमें दोनों दे रखे हैं तो आपको इसमें भील जनजाति है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखनी है भाई। तो भील है वो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, इनका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 6 नंबर आपको दे रखा है राजस्थान में विभिन्न जनजातियों के निवास क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है। तो कौन सा इसमें सत्य नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले दे रखा है डामोर जनजाति मुख्यतः पूर्वी राजस्थान में निवास करती है। तो डामोर पूर्वी जनजाति डामोर है वो पूर्वी राजस्थान में निवास नहीं करती है। डामोर जनजाति जो है वो दक्षिण राजस्थान के अंदर डूंगरपुर क्षेत्र के अंदर निवास करती है। तो ये आपके पहला ही है वो सत्य नहीं है। दूसरा दे रखा है भील और मीणा करीब करीब राज्य के सभी जिलों में निवास करते हैं, बिल्कुल सही है भाई। ग्रासिया मुख्यतः सिरोही जिले की आबू रोड एवं पिंडवाड़ा तहसीलों तक सीमित है, बिल्कुल सही है। सांसी समुदाय भरतपुर जिले के कुछ क्षेत्रों में खाना बदोश जीवन व्यतीत कर रही है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर पहला आपके जो है वो इसमें सत्य नहीं होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 7 नंबर आपको दे रखा है कंजर समुदाय के सर्वोच्च स्थान है। तो कंजर समुदाय में जो सबसे ऊपरी पद पर होता है या जो इसका मुखिया होता है उसे पटेल के नाम से जाना जाता है भाई। तो कंजर जनजाति और मीणाओं के अंदर जो मुखिया होता है उसको पटेल के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 नंबर आपको दे रखा है भील समुदाय के संदर्भ में निम्न में से असुमेलित युग्म है। भील समुदाय के बारे में कुछ आपको कथन दे रखा है, इसमें से असुमेलित युग्म कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है। पहला दे रखा है पालजी या गमेती, ये होता है पंचायत का मुखिया, बिल्कुल सही बात है। पाल यानी कि 8-10 मकानों का समूह होता है, तो ये इसमें आपको हो जाएगा असत्य या सुमेलित। दापा यानी कि वधु मूल्य हो गया, और जाड़िया यानी कि हो गया पुरुषों के सापे के ऊपर जो पहने जाने वाली रंगीन पट्टी होती है इसको जाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें असुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आदिवासी समुदाय में केलड़ी कटौती और चाटू क्या है। तो केलड़ी है, कटौती है और चाटू जो है ये आपके रहते हैं दैनिक जीवन में दैनिक उपयोग में लेने वाले जो बर्तन होते हैं उनको कहते हैं केलड़ी है, कटौती है, चाटू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर कर्नल टॉड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान है। तो मीणा जनजाति जो है
इनका मूल निवास स्थान कौन सा था, वो भी कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार, तो वो आ जाएगा आपके काली खो पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 11 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, कंजर जनजाति की आराध्य देवी है। तो कंजर जनजाति की जो आराध्य देवी है वो आपके आते हैं चौथ माता, ऑप्शन नंबर 2। और कंजर जनजाति के आराध्य देव पूछा जाए तो वो आपके रहते हैं हनुमान जी, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। कंजर जनजाति की आराध्य देवी तो आगे चौथ माता, और कंजर जनजाति की जो आराध्य देव है वो आपके रहते हैं हनुमान जी, बजरंगबली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 12 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर राज्य में जनजातीय जनसंख्या के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। तो कौन सा सत्य है उस पर आपको विचार करके लिखना है भाई। तो सबसे पहला जो आपको दे रखा है कि सर्वाधिक जनजातीय लिंगानुपात डूंगरपुर जिले में दर्ज किया गया था, और दूसरा आपको दे रखा है सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत बांसवाड़ा में दर्ज किया गया था, और तीसरा आपको दे रखा है न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या बीकानेर में दर्ज किया गया था। तो इसमें आपके तीनों कथन है वो सत्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 13 नंबर आपको दे रखा है, जनगणना 2011 के अनुसार या के आधार पर निम्न में से कौन सा जिला राज्य की कुल जनसंख्या में 1% से अधिक जनजातीय जनसंख्या अंश रखता है। तो वो जिला आ जाएगा आपके झुंझुनू जिला, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 14 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार कितनी जनजातियां अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित है। तो कितनी जनजातियां हैं जो कि अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत है वो शामिल की गई है। तो वो इसमें आपके आ जाएगा 12 जनजातियां हैं जिसको अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत है वो शामिल किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 15 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में जनजातीय उप योजना में पूर्ण रूप से सम्मिलित उपयुक्त जिला युग्म है। तो जनजातीय उप योजना जो है ये कौन से जिलों के अंदर चलाई जा रही है उस युग्म का आपको चयन करना है। तो वो युग्म आपके इसमें आ जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16 नंबर, राजस्थान में परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालित है। तो राजस्थान के अंदर जो परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ये आपके 18 जिलों के 44 लघु खंडों के अंदर है वो संचालित किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 17 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की संख्या के आधार पर निम्न में से व्यवस्थित अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम किस अकॉर्डिंग देखो, सबसे अधिक आपके मीणा जनजाति रहती है, फिर भील है, फिर ग्रासिया और फिर सैरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें आपके व्यवस्थित अवरोही क्रम रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन भी कीजिए। सूची 1 में दे रखा है आपको जनजातियाँ, सूची 2 में दे रखे हैं प्रमुख मेले। तो कौन सी जनजाति का कौन सा मेला है और रहने वाला है आपको सम्मिलित करके लिखना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है मीणा। तो मीणा जनजाति का जो मेला रहता है वो आपका आ जाएगा बोरिया बाबा का मेला, यानी कि इसमें आ जाएगा 2। फिर आपको दे रखा है भील जनजाति। तो भील जनजाति का जो मेला रहता है वो आ जाएगा ऋषभ देव जी का मेला या फिर केसरिया कंवर जी का मेला, यानी कि इसमें 3 नंबर। फिर दे रखा है आपको ग्रासिया जनजाति। तो ग्रासिया का आ जाएगा आपके मन खोरो जो मेला है इसका संबंध रहता है ग्रासिया जनजाति से, यानी कि इसमें आ जाएगा 4 नंबर। फिर दे रखा है सैरिया। तो सैरिया जनजाति का मेला रहता है आपके सीताबाड़ी का मेला, यानी कि 1 नंबर। तो 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित प्रथा रीति रिवाज और संबंधित जनजाति में से असुमेलित युग्म है। तो इसमें असुमेलित जो युग्म है वो आ जाएगा आपके हाथी वेंडो, जो कि कंजर जनजाति से नहीं है। हाथी वेंडो का विवाह है वो आपके भील समुदाय से संबंधित रहता है, जिसमें पति और पत्नी जो है वो ये जो आपके प्राकृतिक चीज़ें होती है जैसे पेड़ पौधे वनस्पति इनको साक्षी मानकर शादी करते हैं, उसे कहते हैं हाथी वेंडो विवाह। तो इसमें आपके कंजर नहीं होगा, इसमें भील होगा भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके असुमेलित हो जाएगा। बाकी मोरनी मारना मीणाओं से संबंधित है, कुकड़ी सौंसी संबंधित है, हुर्रे ये आपके ग्रासियों से संबंधित रहता है, लेकिन इसमें आपके जो हाथी वेंडो है ये इसमें असुमेलित है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः उदयपुर के कोटड़ा और झाड़ोल में निवास करती है। तो उदयपुर के कोटड़ा और झाड़ोल में निवास करने वाली जनजाति जो है वो आपके आ जाएगी कथोड़ी जनजाति, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। तो अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है वो आपके इसमें आ जाएगा 17.8% है वो अनुसूचित जाति निवास करती है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 नंबर,
के अंदर प्रवर्तित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में राज्य के किस आयु वर्ग को साक्षर करने का प्रावधान है? तो कौन सी आयु वर्ग है वो इस साक्षर कार्यक्रम के तहत निर्धारित किए गए कि इस आयु से ऊपर वालों को साक्षर करना है? तो वो आ जाएगा आपके 15 वर्ष व इससे अधिक आयु के जो व्यक्ति है उनको साक्षर करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा उल्लास नव भारत कार्यक्रम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है वो संचालित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23 नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के मध्य या दौरान राजस्थान में कुल नगरीय जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो नगरीय जनसंख्या में इसमें आपके 1.15% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 नंबर आपको दे रखा है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रम से कितनी रही है? तो कार्य सहभागिता जो दर है वो कितनी रही है? तो वो आ जाएगा आपके इसमें 43.6% है वो कार्य सहभागिता दर रहती है 2011 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 25 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। तो जनगणना 2011 के बारे में कुछ कथन दे रखा है और इसमें से कौन सा कथन सत्य है उसका आपको चयन करके इसमें लिखना है भाई। तो सबसे पहला आपको दे रखा है कि राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 10.4% है। तो ये आपको जो है गलत, क्योंकि ये 10.4 जो है ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। अभी भारत की दृष्टि में राजस्थान का क्षेत्रफल आपका 10.4% रहता है, न कि जनसंख्या। तो पहला हो जाएगा सत्य है। दूसरा दे रखा है राज्य जो है ये विश्व की जनसंख्या का लगभग 1% अंश है वो रखता है। तो ये बिल्कुल सही है। विश्व की जनसंख्या का 1% हिस्सा जो है वो राजस्थान है वो अपने पास रखता है। तो दूसरा आपको हो जाएगा सही, यानी कि इसमें बी कथन जो है वो सत्य है भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि केवल बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26 नंबर आपको दे रखा है। जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान में सर्वाधिक तथा न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या वाले जिले हैं। तो सर्वाधिक और न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या वाले जो जिले हैं उसमें आ जाएगा आपके प्रतापगढ़ और जयपुर, इनकी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य में 2016 से 2020 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा थी। तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 69.4 वर्ष है वो जीवन प्रत्याशा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर निम्न में से सत्य कथन नहीं है। तो कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा जिले में दर्ज की गई, बिल्कुल सही है। राज्य में साक्षरता दर में वृद्धि दर्ज की गई है, ये भी बिल्कुल सही है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाली जिले में दर्ज की गई, ये आपको जाएगा गलत। न्यूनतम पुरुष व महिला साक्षरता जालोर जिले की दर्ज की गई, ये भी आपके बिल्कुल सही है। तो इसमें आपको पूछा है सत्य कथन नहीं है, तो वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो। राजस्थान में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या घनत्व डैश 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 दर्ज की गई। तो जनसंख्या घनत्व है वो कितना दर्ज किया गया था? तो इसमें आ जाएगा आपके 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। जो 2001 से लेकर 11 के मध्य जनगणना आपकी की गई है इसके तहत ये पाया गया कि 35 व्यक्ति है वो प्रति वर्ग किलोमीटर में वृद्धि है वो दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 30 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के औसत जनसंख्या घनत्व के सर्वाधिक नज़दीक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। तो सर्वाधिक नज़दीक जो जनसंख्या घनत्व वाले जिले आते हैं वो आपके रहने वाले टोंक एवं सिरोही, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 31 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार कितने जिलों का लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात से अधिक दर्ज किया गया? तो कितने ऐसे जिले हैं जिनका लिंगानुपात जो है वो औसत लिंगानुपात से अधिक दर्ज किया गया है? तो वो इसमें आपके आ जाएगा 18 जिले, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपको दे रखा लिंगानुपात में कमी दर्ज की गई, असत्य कथन। शिशु लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई, ये भी आपके असत्य कथन। दशकीय वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई, बिल्कुल ये आपके सही हो जाएगा कि दशकीय जो वृद्धि दर है इसमें आपकी कमी दर्ज की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपके सत्य हो जाएगी, केवल सी कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33 नंबर आपको दे रखा है। SRS बुलेटिन सितंबर 2025 के अनुसार राजस्थान में प्रति 1000 जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर दर्ज की गई। तो प्रति 1000 शिशुओं के जन्म पर शिशु मृत्यु दर जो है वो कितनी दर्ज की गई है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके 29, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 1981 के पश्चात राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर डैश 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 है। तो 1981 के बाद में अगर देखा जाए तो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर में इसमें आ जाएगा आपके निरंतर कमी आ रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2।
1981 के बाद है वो जनसंख्या वृद्धि दर में निरंतर कमी आ रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि राजस्थान जनगणना 2011 में राज्य के कितने जिलों में 27% से अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो दर्ज की गई। तो 27% से अधिक है वो वृद्धि कहाँ पर दर्ज की गई है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके 3 जिलों के अंदर है वो 27% से भी अधिक है वो जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 36 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राज्य के कौन से जिले में ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक दर्ज किया गया। तो ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक दर्ज किया गया था, तो वो आ जाएगा आपके पाली जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 37 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। यानी कि राजस्थान में अगर देखा जाए 2011 के अनुसार, तो जनगणना के अनुसार कौन सा जिला है जिसका जनसंख्या घनत्व जो है वो 100 से भी कम है, उस जिले का आपको चयन करके लिखना है। तो वो जिला जो आपके रहने वाला वो आ जाएगा आपके बाड़मेर जिला, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। बाड़मेर जिले की जो जनगणना है, जनसंख्या घनत्व है वो आपके 100 से कम है भाई। और बाड़मेर जिला हो गया, एक आ गया आपके बीकानेर जिला और एक आपके जैसलमेर जिला। तो इन तीनों जिलों का आपको ध्यान रखना है, इन तीनों का जनसंख्या घनत्व जो है वो आपको मिलेगा 100 से कम, ठीक है ना, ये आपको नोट करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 38 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी कुल जनसंख्या में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत रखता है। यानी कि सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत रखता है, तो वो जिला आ जाएगा आपके अजमेर जिला भाई। अजमेर जिले के अंदर जो ग्रामीण जनसंख्या है उसकी अपेक्षा शहरी लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपके अजमेर जिला, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 39 नंबर आपको दे रखा है, 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में दूसरा न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। तो दूसरा न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो वो आ जाएगा आपके झुंझुनू जिला, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 40 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान जनगणना 2011 में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में अंतर दर्ज किया गया। तो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के जो प्रतिशत में अंतर दर्ज किया गया था वो आपको मिलेगा 50%, ऑप्शन नंबर 3, कि लगभग 50% का अंतर है दर्ज किया गया था ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 41 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में कितने जिले 35 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं। तो 35 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले आपको मिलेंगे 3, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम लिंगानुपात कौन से जिले का दर्ज किया गया। तो 2011 के अकॉर्डिंग अगर आप देखा जाए तो नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम लिंगानुपात कौन से जिले का है वो दर्ज किया गया है, तो वो आपके जिला रहने वाला जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 2। जैसलमेर जिले में है वो लिंगानुपात जो है वो सबसे कम है वो दर्ज किया गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 43 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात यानी कि 0 से लेकर 6 आयु वर्ग वाले था। तो इसमें बाल लिंगानुपात कितना था, तो वो आ जाएगा आपकी 888, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो बाल लिंगानुपात कितना हो जाएगा भाई, 888 आपके 2011 के अनुसार, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 44 नंबर आपको दे रखा है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई है। जिलों को ज़्यादा से कम साक्षरता दर के सही क्रम में चिन्हित कीजिए। यानी कि ज़्यादा से कम की ओर आपको इसको व्यवस्थित करके लिखना है कि सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है और उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, इस अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा आपके पता ही है कि शिक्षा की नगरी कोटा आएगा सबसे पहले, फिर आएगा आपके जयपुर, फिर आएगा आपके झुंझुनू, फिर आएगा सिक्कर, फिर आएगा अलवर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें आपके साक्षरता के अकॉर्डिंग व्यवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 45 नंबर आपको दे रखा है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर दर्ज की गई। तो महिला साक्षरता दर जो है वो कितनी दर्ज की गई है, तो वो इसमें आपका जाएगा 52.1% है वो महिला साक्षरता दर है वो दर्ज की गई, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 46 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में दे रखा है योजना का नाम, सूची 2 में आपको दे रखा है संबंधित विभाग, तो इसमें आपको सुमेलित करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जो योजना, इसका विभाग रहता है आपके उद्यानिकी विभाग, यानी कि पहले में आ जाएगा 2। फिर आपको दे रखा क्रम भूमि से मातृभूमि की ओर
तो कर्म भूमि से जो मातृभूमि की ओर है ये आ जाएगा आपके भूजल विभाग के अंतर्गत, यानी कि 4। फिर दे रखा अटल प्रगति पथ, तो अटल प्रगति पथ जो है ये आपके इसके तहत आ जाएगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत, यानी कि 3। फिर दे रखा है आपको मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, तो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना जो है ये आ जाएगा आपके स्वायत्त शासन विभाग, यानी कि 1। तो 2, 4, 3, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 नंबर आपको दे रखा है। नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देने तथा विद्यालयों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अभियान है वो संचालित किया जा रहा है। तो इसमें आपके बेहतर गुणवत्ता और अच्छी शिक्षा देने के लिए और इसकी शिक्षा को क्रियान्वित करने के लिए, यानी नई शिक्षा जो नीति अभी जारी की है उसको लागू करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। तो वो अभियान आपके इसमें रहने वाला है कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4 कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत ये चीज़ें चल रही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48 नंबर आपको दे रखा है। NFSA में नवीन परिवारों को जोड़ने की समावेशन श्रेणी में कौन शामिल है। तो समावेशन श्रेणी में शामिल है तो इसमें आपके आ जाएगा कि ऐसे परिवार जो मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभान्वित हो रहे हैं वो भी आपके NFSA के अंतर्गत शामिल रहने वाला है, इनका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री कुसुम योजना किस दिनांक तक लागू रहेगी। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है ये आपके किस दिनांक तक लागू रहने वाली है। तो वो आ जाएगी 31 मार्च 2026 तक वो योजना लागू रहने वाली है, उसके बाद ये आपकी योजना हो जाएगी समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50 नंबर आपको दे रखा है। संशोधित विवरण क्षेत्र योजना के उद्देश्य में 2024-25 तक AT&C घाटे को अखिल भारतीय स्तर पर कितने प्रतिशत तक कम करना है। तो घाटे को कितने प्रतिशत कम करना है तो वो आ जाएगा आपके इसमें कि 12 से लेकर 15%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इतना घाटा है वो कम करना है 2024-25 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 51 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना लाडो प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो लाडो प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में जो असत्य कथन आपको दे रखा है वो आपके इसमें आ जाएगा कि इसका नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग है, ये आपके गलत है। बाकी ये कथन या ये योजना 1 अगस्त 2024 से लागू होती है, ये सत्य कथन है। इसकी योजना अवधि 252 माह होती है, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश देने पर 4000 रुपये की राशि देय होगी, ये भी सही है। लेकिन तीसरा जो ऑप्शन है वो आपके इसमें असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 52 नंबर आपको दे रखा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में या योजना के पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक में सम्मिलित नहीं है, यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक में कौन सम्मिलित नहीं है। तो वो आ जाएगा आपके कमांड एरिया विकास, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें शामिल नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत होती है 25 अक्टूबर 2021 को, ऑप्शन नंबर 4। 54 नंबर क्वेश्चन देखो, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान निम्न में से किस जिले में संचालित नहीं है। तो कर्म भूमि से मातृभूमि जो अभियान है ये आपके सीकर जिले के अंदर संचालित नहीं है, बाकी झुंझुनू, सिरोही और पाली में संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सामुदायिक स्वच्छता परिसर की स्थापना हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया। तो इसमें आपके आ जाएगा 3 लाख राशि का प्रावधान किया गया भाई। स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग सम्मिलित नहीं है, यानी कि जो स्वामित्व विभाग है इसके क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग है वो सम्मिलित नहीं है, उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो वो आ जाएगा आपके स्वायत्त शासन विभाग है वो इसमें सम्मिलित नहीं रहता है। बाकी इसमें पंचायती राज शामिल है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग शामिल है और राजस्व विभाग भी इसमें शामिल है, लेकिन स्वायत्त शासन विभाग इससे बाहर रखा गया है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57 नंबर आपको दे रखा है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत वर्ष 2023-24 में कितने ग्रामों का चयन किया गया। तो इसके तहत आपके कितने ग्रामों का चयन किया गया। तो वो आ जाएगा 5135 ग्रामों का चयन किया गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम अटल ज्ञान केंद्र में अटल ज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किए जाएंगे। तो अटल ज्ञान जो केंद्र है वो आपके आ जाएगा ग्राम पंचायत के जो मुख्यालय होते हैं ना वहाँ पे आपके अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 59 नंबर आपको दे रखा है। 59 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है।
कि प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 के कब से शुरू किया गया। तो प्रखर राजस्थान अभियान जो आपके शुरू किया गया था 2.0, ये कब से शुरू हुआ था, तो वो इसमें आ जाएगा आपके 5 सितंबर 2025 से ये कार्यक्रम है वो शुरू किया गया भाई। तो 5 सितंबर 2025, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2001 की जनगणना के आधार पर मरुस्थलीय क्षेत्र डैश 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 या इससे अधिक आबादी वाली संपर्क विहीन पात्र बसावटों को सड़कों से जोड़ना है, तो वो इसमें आपके आ जाएगी कितनी आबादी, तो इसमें रहने वाला 250 या इससे अधिक आबादी वाले जो संपर्क विहीन पात्र है उनको सड़कों से जोड़ना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2001 के अनुसार, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 61 नंबर आपको दे रखा है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का विजन क्या है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है इसका विजन आपके रहता है सबके लिए आवास, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। सबके लिए क्या है, तो सबके लिए आवास होना चाहिए, ये इस योजना का आपके विजन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62 नंबर आपको दे रखा है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के घटक है। तो स्वच्छ भारत मिशन जो 2.0 दे रखा आपको, इसके कौन से घटक शामिल है और नीचे दिए गए कोट में से आपको सत्य कोट का चयन करके भी लिखना है। तो इसमें सबसे पहला जो दे रखा आपको, घरेलू शौचालय का निर्माण करना बिल्कुल है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करना ये भी है, और यूज्ड वाटर मैनेजमेंट ये भी इसमें रहने वाला है, यानी कि ए, बी और सी तीनों इसमें आपके घटक रहने वाले हैं। तो इसमें आ जाएगा ए, बी, सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 63 नंबर आपको दे रखा है, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में पात्र लाभार्थियों को बैंक ऋण पर राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा। तो कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा, तो वो आ जाएगा आपके इसमें 7% है वो ब्याज अनुदान देय रहने वाला है, जो कि आपके ऋण लिया जाएगा, इसमें 7% का अनुदान है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 64 नंबर आपको दे रखा है, पीएम विश्वकर्मा योजना में सम्मिलित ट्रेंड नहीं है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर आपके जो प्लम्बर का ट्रेंड है, व्यवसाय है, वो आपके इसमें शामिल नहीं किया गया। बाकी नाई को शामिल है, दर्जी शामिल है, धोबी भी इसमें शामिल रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 65 नंबर आपको दे रखा है, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 मिशन हरियाणा राजस्थान में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायती राज संस्थाओं को वर्ष 2026 में पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत समिति से कितनी ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत से कितनी पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा, तो वो आ जाएगा आपके 1 ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 66 आपको दे रखा है, जल जीवन मिशन के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो जल जीवन जो मिशन है इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है उसकी आपको चयन करना है। तो पहला दे रखा है, इसका शुभारंभ 15 अगस्त 2021 को किया गया था, ये पहला ही कथन आपके इसमें असत्य कथन हो जाएगा। दूसरा दे रखा है, इसकी योजना अवधि वर्ष 2028 तक रखी गई है, बिल्कुल सही है। इसमें केंद्र व राज्य का वित्त पोषण 50:50 है, ये भी सही है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाना है, तो ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो इसमें पहला ही जो ऑप्शन है वो आपके इसमें असत्य हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमृत मिशन में AMRUT का पूरा नाम क्या है। तो अमृत मिशन में जो ये AMRUT होता है इसका पूरा नाम क्या रहता है, तो वो आ जाएगा आपके अटल मिशन रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके AMRUT का पूरा नाम रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 68 आपको दे रखा है, पंच गौरव कार्यक्रम का नोडल विभाग कौन सा है। तो पंच गौरव जो कार्यक्रम है इसका नोडल विभाग कौन सा है, तो वो आ जाएगा आपके आयोजना विभाग, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका नोडल विभाग रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 69 आपको दे रखा है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रत्येक लाभार्थी को आवास हेतु कितनी राशि दी जाती है। यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रत्येक लाभार्थी को आवास हेतु है वो कितनी राशि दी जाती है, तो वो आ जाएगा इसमें आपके 1,20,000 रुपये की राशि है वो आवास के लिए दी जाती है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 70 नंबर आपको दे रखा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी कुछ कथन दे रखे हैं आपको, इस पर आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत देखना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है।
पहला आपको दे रखा है कि इस योजना के तहत ऐसे परिवार जो स्वयं गरीबी मुक्त हो गए उनका आत्मनिर्भर परिवार कार्ड तथा 51,000 रुपये की राशि अब प्रदान की जाएगी। पहला कथन सत्य है। इसमें विभाग द्वारा नियमित त्रैमासिक रैंकिंग के अनुसार पहली, दूसरी और तीसरी रैंकिंग प्राप्त करने वाले जिलों को कर में से 50 लाख, 35 लाख और 25 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। बिल्कुल सही है भाई। तो दूसरा कथन इसमें आपके सही हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा केवल बी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 71 नंबर आपको दे रखा है। बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कितनी लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया? यानी कि जो बजट 2024-25 है इसके अनुसार राजस्थान में कितनी लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो आ जाएगा आपके 15 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 72 नंबर आपको दे रखा है। नमो ड्रोन दीदी योजना की राजस्थान में शुरुआत कहाँ आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने की है? तो नमो ड्रोन दीदी जो योजना है इसकी राजस्थान के अंदर शुरुआत होती है और राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक कार्यक्रम के तहत की गई, तो वो आपके कोटा से की गई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 73 आपको दे रखा है। पंच गौरव कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित विशेषताएं किस जिले की है? यानी कि जो पंच गौरव कार्यक्रम है इसके तहत निम्नलिखित जो विशेषता दे रखी है वो कौन से जिले की रहती है? जिसमें उपज के रूप में आपके इसबगोल है, प्रजाति के रूप में आपके रोहिड़ा है, उत्पाद के रूप में आपके कसीदाकारी है, और पर्यटन स्थल में देखा जाए तो किराड़ू के मंदिर है जिसको राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, और खेल की दृष्टि से देखा जाए तो आपका आता है बास्केटबॉल। तो वो जिला आ जाएगा आपके बाड़मेर भी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 74 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित नहीं है? तो कौन सी योजना है जो कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित नहीं की जा रही है? तो वो आ जाएगा आपके स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है ये आपके ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित नहीं की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 75 आपको दे रखा है। अमृत मिशन राजस्थान के कितने शहरों में संचालित है? तो अमृत मिशन जो राजस्थान के कितने शहरों में है? तो वो आ जाएगा आपके 29 शहरों के अंदर संचालित किए जा रहे हैं अमृत मिशन राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 76 आपको दे रखा है। निम्न में से दर्द सावर और गीता पहली गुंगरी नामक गीतों के लेखक है? तो दर्द सावर और गीता पहली गुंगरी नामक जो गीत है इनके लेखक आपके आते हैं अभी भागीरथ सिंह। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि दर्द सावर और गीता पहली गुंगरी जो गीत है वो आपके लेखक कौन है? तो आ जाएगा भागीरथ सिंह, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 77 आपको दे रखा है कि निम्न में से नानूराम संस्कृता के संदर्भ में सही कथन या कथनों की पहचान कीजिए। तो नानूराम संस्कृता के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, आपको इसमें पहचानना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है। पहला दे रखा है कि इनकी काव्य रचनाओं में प्रकृति चित्रण के साथ लौकिक परिवेश की झलक भी दिखाई देती है। बिल्कुल सही है, अभी प्रकृति चित्रण के साथ लौकिक परिवेश की झलक भी दिखाई देती है। दूसरा दे रखा है 10 दोख और धर्री रेल इनके प्रमुख कहानी संग्रह है। बिल्कुल ये भी सही है भाई, 10 दोख और धर्री रेल जो है वो आपके इसमें नानूराम जी की है वो प्रमुख कहानी संग्रह रहते हैं। तो इसमें आपके दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 78 निम्न में से बैजनाथ पंवार का कहानी संग्रह नहीं है? तो बैजनाथ पंवार का जो कहानी संग्रह नहीं है तो वो आ जाएगा आपके सरनाटो आपके बैजनाथ पंवार का कहानी संग्रह नहीं रहने वाला। नेक्स्ट देखो, निम्न में से शंकरदान सामोर की रचना नहीं है? तो शंकरदान सामोर की रचना कौन सी नहीं है? तो वो आ जाएगी आपके रूक सतसई जो है ये आपके शंकरदान सामोर की रचना नहीं रहने वाली है। इसमें देश दर्पण शंकरदान जी की है, मुल्करा मीठा ठग ये भी आपके शंकरदान जी की है, और बखतरो बाईरो ये भी आपके शंकरदान सामूहिक रचना रहती है। लेकिन जो रूक सतसई है ये इनकी रचना नहीं रहने वाली हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थानी भाषा की पहली कहानी संग्रह विश्रांत प्रवास के लेखक कौन है? तो पहली राजस्थानी भाषा की जो पहली कहानी बनी थी विश्रांत प्रवास, इसके लेखक कौन है? तो वो आ जाएगा आपके शिवचंद्र भरतिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। शिवचंद्र जी के द्वारा लिखी गई थी विश्रांत प्रवास। तो पहली कहानी भी इन्होंने लिखी थी, पहला उपन्यास भी इन्होंने लिखा था, पहला पद्य वगैरह इन्होंने भी सभी कुछ इन्होंने ही लिखा था भाई, ठीक है ना। तो उनका नाम ध्यान रखना आपको, शिवचंद्र जी इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 81 आपको दे रखा है। 12 मार्च को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने MBC वर्ग के कल्याण हेतु देवनारायण कोष के अंतर्गत
कितनी राशि का प्रावधान किया गया? तो एमबीसी वर्ग के कल्याण हेतु देवनारायण कोष के अंतर्गत 450 करोड़ राशि का है प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 82 आपको दे रखा है। 3 मार्च को राजस्थान सरकार के उपक्रम राज्य विद्युत उत्पादक निगम लिमिटेड यानी कि RVUNL ने राज्य में विद्युत आपूर्ति किए जाने हेतु किसके साथ MOU हस्ताक्षर किया है? तो इसमें आपको आ जाएगा सिंगरौली कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के साथ इनके द्वारा MOU किया गया, इनके ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 83 आपको दे रखा है। 8 से लेकर 9 मार्च को जयपुर में आयोजित IIFA अवार्ड समारोह के दिए गए पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ आपको दे रखे हैं पुरस्कार, सामने दे रखे हैं प्राप्तकर्ता, तो कौन सा पुरस्कार किसको मिला है इसमें आपको पूछा असंगत युग्म कौन सा, यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है, वो आपको चयन करना है भाई। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है आपको लापता लेडीज़ को, यानी कि बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, तो वो आ जाएगा आपके कार्तिक आर्यन, ये भी आपकी बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ गीतकार जो है वो राय संपत नहीं रहने वाले, तो ये आपको हो जाएगा असंगत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आ जाएगी आपके नितांशी गोयल, ये भी आपकी बिल्कुल सही रहने वाली है। लेकिन आपको पूछा असंगत युग्म का चयन, तो वो आ जाएगा आपके सर्वश्रेष्ठ गीतकार, ये इसमें आपके असंगत हो जाएगा भाई। 4 नंबर कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पैरा गेम्स 2025 के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और सत्य कथन कौन सा उसका आपको चयन करना है। पहला कथन आपको दे रखा है कि इन खेलों में राजस्थान ने कुल 64 पदक जीतकर पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा है। दूसरा दे रखा है इन खेलों में राजस्थान ने सर्वाधिक पदक शूटिंग में जीता है। तो सर्वाधिक पदक शूटिंग में नहीं जीता, ये आपके गलत हो जाएगा और पहला कथन इसमें सही है, तो इसमें आ जाएगा आपके केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85 आपको दे रखा है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और सत्य कथन कौन सा उसका चयन करना है भाई। पहला कथन आपको दे रखा है कि राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 3500 करोड़ रुपए के महाकोष का गठन किया गया। और दूसरा दे रखा है इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार 25 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। और 70 वर्ष से अधिक आयु के समस्त वरिष्ठजनों को इस योजना की निःशुल्क श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। तो इसमें सत्य कथन कौन सा उसका आपको चयन करना है, तो इसमें आपके तीनों कथन सत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86 आपको दे रखा है। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में 31 मार्च को राज्य स्तरीय निवेश उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में 31 मार्च को राज्य स्तरीय निवेश उत्सव मनाया गया है। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो वो आ जाएगा आपके जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया भाई। राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर 31 मार्च को राज्य स्तरीय निवेश उत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 आपको दे रखा है। 19 से लेकर 21 मार्च तक स्टार्टअप इनोवेशन और उद्यमिता के माध्यम से सतत विकास के लिए थार पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन विषय पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहले सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वो आपका आ जाएगा IIT जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88 आपको दे रखा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वुमेन ऑफ जिंक अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वुमेन ऑफ जिंक अभियान जो है ये शुरुआत की गई थी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89 आपको दे रखा है। देसी पशुओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए राज्य का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजीनियस फार्म है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो वो आ जाएगा आपके इसमें कि पाली जिले के अंदर ये फार्म है वो स्थापित की गई है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजीनियस फार्म जो कि पाली के अंदर स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 मार्च 2025 को राउतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में डैश 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 क्षमता वाली 7वीं इकाई से विद्युत उत्पादन प्रारंभ किया गया था। तो कितनी क्षमता है इस 7वीं इकाई की? तो वो आ जाएगा आपके 700 मेगावाट इसकी क्षमता रहने वाली है भाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो निर्मितवाद के संदर्भ में गलत कथन है। तो निर्मितवाद के बारे में कौन सा कथन गलत है उसका आपको चयन करके लिखना है। ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। और दूसरा दे रखा है अधिगमकर्ता ज्ञान का सृजन कर सकता है, अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय उत्तरदायी होता है। बिल्कुल ये दोनों कथन सही है, लेकिन पहला जो कथन है ये आपके गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नहीं की गई। तो कौन सी मनोवैज्ञानिकों द्वारा विशेषता है जो कि इसके द्वारा निर्धारित नहीं की गई है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा कि अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, और अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है, अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होती है, सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थितियों का होना आवश्यक है। तो इसमें आपको पूछा है कि सही कूट कौन सा है, तो इसमें आपके रहने वाला है कि जो अधिगम प्रक्रिया है वो यंत्रवत होती है, ये आपके इसके द्वारा निर्धारित नहीं की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। केवल 2 जो है वो आपके मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्टवाद के द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 93 आपको दे रखा है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम जो है वो एक सामाजिक गतिविधि है भाई, ऑप्शन नंबर 2, कि लेव वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो अधिगम है, जो सीखने की प्रक्रिया है, वह एक सामाजिक गतिविधि है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अधिगम का अनुक्रमणिक वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था। तो अधिगम का जो अनुक्रमणिक वर्गीकरण है ये किसके द्वारा दिया गया, तो वो आ जाएगा आपके गैने के द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, यह प्रदर्शित करता है। तो मानव का जो व्यवहार है वो व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, ये क्या प्रदर्शित करता है, तो वो आ जाएगा कि लेविन का अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत जो है ये इसको आपके प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथनों की पहचान कीजिए। कौन सा कथन सत्य है उसकी आपको पहचान करके नीचे दिए गए जो कूट है उसका आपको चयन करना है भाई। पहला कथन आपको दे रखा है कि अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर प्रतिपादन वोल्फगैंग कॉलर ने किया था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा दे रखा है, कॉलर के अनुसार सीखना एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, सीखना एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, तो ये बिल्कुल आपके सही है। और कॉलर के अनुसार साधन व साध्य के बीच व्यवहारात्मक संबंध होता है, तो ये आपके इसमें गलत हो जाएगा, यानी कि 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 97 आपको दे रखा है, किसी समस्या के तात्कालिक समाधान की प्रमुखता अधिगम के किस सिद्धांत में दी जाती है। तो समस्या के तात्कालिक जो समाधान होते हैं इसकी आपके सिद्धांत कौन सिद्धांत के अंदर इसकी दिया गया है, तो वो आ जाएगा आपके सूझ का सिद्धांत, यानी कि जो समस्या के तात्कालिक समाधान है वो आपके सूझ के अधिगम सिद्धांत के अंदर ये दिया गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 98 आपको दे रखा है, यूरेका अथवा आहा अनुभव का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है। तो यूरेका तथा जो आहा अनुभव होता है इनका संबंध आता है आपके कॉलर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 99 आपको दे रखा है कि अधिगम का निर्मितवादी विचार नहीं है, यानी कि अधिगम का कौन सा विचार है जो कि आपके निर्मितवादी विचार नहीं है, उसका आपको चयन करना है। तो वो आ जाएगा आपके कि जो नवीन सूचना को बार बार दोहरा कर याद करता है वो कोई निर्मितवादी विचार नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संकेत अधिगम जो गहने के सीखने को सामान्यतः जाना जाता है। तो संकेत अधिगम जो गहने के सीखने को सामान्यतः जाना जाता है, तो वो आ जाएगा आपके परंपरागत संबंधता अधिगम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 101 आपको दे रखा है, जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगमांतरण उसे उल्टे यानी कि बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, इसमें आ जाएगा आपके कि द्विपार्श्विक अधिगमांतरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 102 आपको दे रखा है, रॉबर्ट गहने के अनुसार किस प्रकार के अधिगम में विश्लेषण, तर्क व चिंतन की आवश्यकता होती है। तो किस प्रकार के अधिगम के अंदर विश्लेषण, तर्क और चिंतन की आवश्यकता होती है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा कि समस्या समाधान अधिगम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 103 आपको दे रखा है, 103 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत अधिगम अंतरण में सहायक नहीं है। तो कौन सा सिद्धांत है जो कि अधिगम अंतरण के अंदर बिल्कुल भी सहायक नहीं रहता है, तो वो आ जाएगा तथ्यों की विशुद्धता, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 104 आपको दे रखा है, ब्रूनर के रचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं के प्रयासों से स्वतंत्र रूप में अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके ज्ञान की रचना करना कहलाता है। तो ज्ञान की रचना करना कहलाता है अन्वेषण अधिगम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 105 आपको दे रखा है, जिन विद्यार्थियों
में टाइप राइटर पर टंकन करना सीखा है, जब वे इस कौशल का अंतरण कंप्यूटर कीबोर्ड पर टंकन करने के लिए कहते हैं तो यह किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है। यानी कि उन्होंने टाइप राइटर जो होता है उस पर उन्होंने टाइपिंग की है और उसको बोले कि आप कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है उस पर टाइपिंग करो, तो ये किस प्रकार का अधिगम रहता है, तो ये उसके लिए रहेगा धनात्मक अंतरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 106 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके राजस्थान है वो 6930 से 7817 पश्चिमी देशांतरों के मध्य व्यवस्थित है, ये आपके कथन हो जाएगा सही नहीं है। बाकी सभी कथन सत्य है कि कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से और गुजरती है। राजस्थान की राज्य सीमा की कुल लंबाई 5920 किलोमीटर है और राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा व पंजाब राज्य स्थित है। ये सभी कथन सही है, लेकिन पहला ही कथन आपके इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 107 आपको दे रखा है, निम्नलिखित पर्यटन स्थल और अवस्थिति में से असुमेलित युग्म है। तो कौन सा युग्म इसमें असुमेलित है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा अभेड़ा महल, जो कि आपके कोटा के अंदर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। सोनी जी की नशिया ये आपके अजमेर के अंदर स्थित है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन बड़ा बाग जो है ये आपके जोधपुर में नहीं है भाई, बड़ा बाग आपके जैसलमेर के अंदर स्थित है, तो ये इसमें आपके असुमेलित हो जाएगा। और सुनहरी कोटी जो है ये आपके टोंक में स्थित है, बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके हो जाएगा असुमेलित युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 108 आपको दे रखा है, राजस्थान का जैसलमेर जिला किस उपनाम से जाना जाता है। तो राजस्थान का जैसलमेर जिला है इसको जानते हैं कि राजस्थान का अंडमान भी कहते हैं, किले व हवेलियों का शहर भी कहा जाता है और इसे स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हनुमानगढ़ व गंगानगर के आसपास के क्षेत्र का प्रचलित नाम है। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर जो आसपास का क्षेत्र है इसे योध्याई प्रदेश के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 110 आपको दे रखा है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी में किन चित्रकारों का उल्लेख किया। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी में कौन से चित्रकारों का उल्लेख किया गया था, तो वो आ जाएगा आपके शाह मुजफ्फर और बेहज़ाद का इसमें उल्लेख किया गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 111 नंबर, चौसा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था। तो चौसा का जो युद्ध है वो आपकी लड़ा गया था भाई हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर 3 इससे बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 112 आपको दे रखा है, शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माता था। तो शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माता अकबर रहता है भाई, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 113 आपको दे रखा है, जहांगीर के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। तो जहांगीर के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से असत्य कथन कौन सा उसका आपको चयन करना है। पहला दे रखा है कि जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा था, बिल्कुल सही है। 1615 ईस्वी में टॉमस रो ब्रिटिश राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था, ये भी बिल्कुल सही है। और जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्णिम या स्वर्ण काल माना जाता है, ये भी इसमें आपके सही है। लेकिन तख्ते ताउस का निर्माण जहांगीर के काल में हुआ है, ये आपके हो जाएगा गलत। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके असत्य रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 114 आपको दे रखा है, 36,000 रुपये पर 6.2/3% की दर से 4 माह का साधारण ब्याज होगा। तो 4 माह का साधारण ब्याज जो होगा वो आपको मिलेगा 800 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 115 आपको दे रखा है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 800 रुपये कम है, तो यदि दर 10% हो तो मूलधन होगा। अगर दर 10% हो तो मूलधन क्या होगा, तो इसमें आपका आ जाएगा कि मूलधन जो है वो आपका रहेगा 1000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 116 आपको दे रखा है, कोई राशि 5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि उसी साधारण दर से 5 वर्ष के लिए उधार दी जाए तो 25 रुपये अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वह राशि होगी, तो वह राशि जो है वो आपको मिलेगी 250 रुपये, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष में स्वयं की दुगुना हो जाती है, तो बताओ कि उसी दर से कितने समय में वो 3 गुणी हो जाएगी।
तो 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि इसमें आपका आ जाएगा कि वो 2 वर्ष के अंदर है वो 3 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 118 आपको दे रखा है 2 पैसे प्रति रुपया प्रति माह के समतुल्य ब्याज की वार्षिक दर है। तो 2 पैसे प्रति रुपया प्रति माह के समतुल्य ब्याज की जो वार्षिक दर आपके रहेगी वो आ जाएगी आपके 24%, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 10,000 रुपये पर 10% अगर वार्षिक दर से देखा जाए तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो वो आ जाएगा आपके 2100 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 20 नंबर आपको दे रखा है किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,80,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 3,08,700 रुपये हो जाएगी। तो इसमें दर क्या रहने वाली है, तो वो आ जाएगी आपके दर इसमें रहेगी 5%, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई राशि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 27 गुना हो जाएगी। तो 3 वर्ष के अंदर उसकी क्या दर रहेगी कि वो अपनी स्वयं की 27 गुना हो जाएगी, तो वो आ जाएगी आपकी उसकी दर रहेगी भाई 200%, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 नंबर आपको दे रखा है कि किस राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो आपके 65 रुपये प्राप्त होता है। तो वो इसमें आ जाएगी 6500 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से असुमेलित युग्म को छांटिए। अब आपके साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें ज्ञात करना है असुमेलित युग्म। तो संतरा जो है इसके अंदर होता है आपके सिट्रिक अम्ल, बिल्कुल सही है। आंवला जो है उसके अंदर होता है आपके एस्कॉर्बिक अम्ल, ये भी बिल्कुल सही है। जो पालक है इसमें दे रखा है फार्मिक अम्ल, तो ये इसमें आपके हो जाएगा असुमेलित। और दही के अंदर होता है आपके लैक्टिक अम्ल, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपके असुमेलित युग्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 124 आपको दे रखा है शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो शोषण के बारे में कुछ कथन दे रखा है, इस पर आपको विचार करना है और सत्य कथन कौन सा उसका आपको चयन करना है। पहला कथन दे रखा है शोषण एंजाइम के नियंत्रण में जबकि दहन बिना एंजाइम के नियंत्रण में होता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा आपको दे रखा है अनोक्सिस शोषण में अंतिम उत्पाद के रूप में अल्कोहल प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। अवायवीय शोषण की क्रिया केवल कोशिका द्रव्य में होती है, यह भी आपके सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 125 आपको दे रखा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो सूत्र है वो आ जाएगा आपके MgOH2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके रहने वाला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 126 आपको दे रखा है पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें डैश 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 होता है। तो पीतल एक ऐसी मिश्र धातु है जिसके अंदर आपको कॉपर मिलेगा 70% और जिंक मिलेगा आपको 30%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 127 आपको दे रखा है निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो कौन सा परिवर्तन है नीचे दिए गए में से जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें आपके पहला दे रखा है कि बल्ब का जलना। तो बल्ब का जलना एक आपके रहता है भौतिक परिवर्तन। फिर कांच का टूटना, ये भी भौतिक परिवर्तन। चीनी का पानी में घुलना भी भौतिक परिवर्तन। लेकिन लोहे पर जंग लगना ये आपके एक रासायनिक परिवर्तन रहता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात है। तो एक्वारेजिया के अंदर जो आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होता है इसका जो अनुपात रहता है वो आता है आपके 3:1, यानी कि 3 तो होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1:1 होता है आपके नाइट्रिक अम्ल, यानी कि 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 129 आपको दे रखा है कि आर्द्र व श्लेष्मी त्वचा द्वारा शोषण करने वाला जीव है। तो आर्द्र और श्लेष्मी त्वचा से शोषण करता है वो जीव रहता है आपके मेंढक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साग सब्जियां यानी कि वनस्पति द्रव्य का विघटन होकर कंपोस्ट बनना उदाहरण है। तो कंपोस्ट बनना किसका उदाहरण है, तो वो आ जाएगा आपके उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण रहता है भाई, जिसमें साग सब्जियां जो है वो विघटित होकर के कंपोस्ट बना लेती है, उससे कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण रहता है, इनके ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 31 नंबर आपको दे रखा है एक ऐसी योजना जो ये जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे है और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके, कहलाता है। तो ये आपके कहलाता है भाई निदानात्मक आकलन, यानी कि किससे भी करके उस समस्या का निदान किया जा रहा है, यानी कि निदानात्मक आकलन रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 132 आपको दे रखा है
मर्सिडीज मॉडल यानी कि गैलागर विज्ञान के शिक्षण एवं सीखने के 3 पहलुओं पर जोर देता है। इसमें से कौन सा एक लागू नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक लागू नहीं होता है? तो वो आ जाएगा आपके परीक्षण एवं मूल्यांकन जो है वो इस पर लागू नहीं होता, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 133 आपको दे रखा है, आइटम भेदभाव निम्न में से किसके मापन का रूप है? तो आइटम भेदभाव जो है वो निम्न में से किसके मापन का रूप है? तो वो आ जाएगा आपके कोई आइटम उच्च एवं निम्न अंक प्राप्त करने में छात्रों के बीच कितना अच्छी तरह अंतर करता है, ये आपके इसका मापन रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें आपके सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 134 आपको दे रखा है, एनसीएफ यानी कि एनसीएफ-एससी 2023 के अनुसार ग्रेड 12 का सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी को किन परीक्षाओं को अनिवार्य पास करना होगा? तो कौन कौन सी परीक्षा है जिसको पास करके बच्चा जो है वो ग्रेड 12 का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है? तो वो इसमें आएगा आपकी भाषाओं में 2 परीक्षाएं पास करनी जरूरी है और कम से कम 2 समूह से 4 परीक्षा जो है वो पास करनी जरूरी है, और समूह 2 जिसमें कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा में स्थानीय मूल्यांकन भी होना चाहिए, यानी कि आपके इसमें तीनों ही जो परीक्षा है वो पास होना अनिवार्य होती है। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4 ए, बी एवं सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 135 आपको दे रखा है, किस प्रकार के प्रश्न सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित नहीं करेंगे? तो किस प्रकार के प्रश्न है जो कि सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित नहीं करेंगे? तो वो इसमें आपके आ जाएगा बंद क्वेश्चन जो है वो इसमें विकसित नहीं करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शिक्षक उपचारात्मक कक्षा ले रहा है, शिक्षक का उपचारात्मक शिक्षण विधि परीक्षण के विश्लेषण पर आधारित होगा, तो इससे वो इसमें आपका आंसर रहेगा निदानात्मक परीक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 137 आपको दे रखा है, बीएस ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन आयाम हेतु 3 आवश्यक परिस्थितियां हैं। तो बीएस ब्लूम के अनुसार जो मूल्यांकन आयाम होता है उसके लिए 3 आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी रहती है? तो वो आ जाएगी आपके इसमें शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसमें आपके 3 आवश्यक परिस्थितियाँ रहने वाली है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 138 आपको दे रखा है, मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि केवल उसकी बौद्धिक उपलब्धि का। उपयुक्त कथन किसका है? तो उपयुक्त जो कथन है वो किसका है? तो वो आ जाएगा आपके रेमर्स एवं गैज का कथन रहने वाला, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 139 आपको दे रखा है, असत्य कूट है, तो कौन सा कूट असत्य उसका आपको चयन करना है। सबसे पहले आपको दे रखा है अधिगम का आकलन, तो ये आपके होता है योगात्मक, अधिगम में आकलन तो वो आपके रचनात्मक नहीं होता है, ये आपके इसमें हो जाएगा असत्य कूट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 140 आपको दे रखा है, निम्न में से गुणात्मक मूल्यांकन तकनीक है, तो निम्न में से गुणात्मक मूल्यांकन तकनीक कौन सी है? तो वो इसमें आपकी आ जाएगी एक तो साक्षात्कार, और एक आ जाएगी आपकी अभिवर्ती मापनी, और एक आ जाएगी आपके समाज मिति, यानी कि ACD, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके गुणात्मक मूल्यांकन तकनीक रहने वाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 141 आपको दे रखा है, निम्न में से निबंधात्मक परीक्षा के गुण है, तो निबंधात्मक परीक्षा के गुण कौन कौन से उसका आपको चयन करना है। तो इसमें आपको दे रखा है कि मौलिकता, रचनात्मकता तथा विचारों की अभिव्यक्ति का परीक्षण संभव है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा दे रखा अंकन शीघ्रता और सुगमता से किया जा सकता है, ये आपके इसमें निबंधात्मक परीक्षण नहीं है भाई। तीसरा दे रखा आलोचनात्मक चिंतन पर बल देता, बिल्कुल अगर निबंध लिखेगा तो वो आलोचना करके आराम से उसको लिखेगा, तो आलोचनात्मक चिंतन पर बल देता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें आपके ए और सी कथन सही है, इनके ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 142 आपको दे रखा है, परीक्षा एवं मूल्यांकन में अंतर के दृष्टिकोण से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें परीक्षा एवं मूल्यांकन में अंतर के दृष्टिकोण से कौन सा कथन है असत्य, उसका आपको चयन करके लिखना है। तो वो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि परीक्षा निरंतर चलती रहती है जबकि मूल्यांकन निश्चित समय पर होता है, यह आपके इसमें असत्य कथन है, बाकी सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 143 आपको दे रखा है, मूल्यांकन के एक प्रकार की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए, यानी कि कौन सी विशेषता इसमें, यह किस प्रकार के मूल्यांकन की विशेषता वो आपको चयन करना है। 2 विशेषता दे रखी है और पूछा है कि कौन सा मूल्यांकन रहने वाला है। तो इसमें आपके पहला दे रखा विशेषता कि इसमें एक स्वामित्व स्तर का निर्धारण किया जाता है, यह अनुदेशन के दौरान दिए गए परीक्षण का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि ये दोनों जो आपकी विशेषताएं रहने वाली है वो आ जाएगी मापदंड संदर्भित मूल्यांकन के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 144 आपको दे रखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
2020 ने आकलन के किन तरीकों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो राष्ट्रीय नीति 2020 के तहत कौन कौन से तरीके हैं वो इसमें आकलन के लिए रखे गए हैं? तो वो आपके इसमें आ जाएगा कि एक तो स्वयं मूल्यांकन होना चाहिए, समूह कार्य होना चाहिए, प्रोजेक्ट आधारित अधिगम होना चाहिए, और एक इसमें आ जाएगा आपके भूमिका निर्वहन, यानी कि आपके ABCD ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 145 आपको दे रखा है। CBSE में प्राथमिक स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली कब प्रारंभ की गई? तो CBSE में प्राथमिक स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो प्रणाली है ये कब प्रारंभ की गई है? तो वो आपके 2004 से 2005 में इसको प्रारंभ किया गया, 2004-05 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 146 आपको दे रखा है। डैश 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 प्राप्तांकों की उस संगति की ओर इशारा करती है जो एक व्यक्ति के विभिन्न अवसरों पर परीक्षण से मापने पर प्राप्त होती है। तो वो आपकी इसमें आ जाएगी विश्वसनीयता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टैनले एवं रॉस के अनुसार वस्तुनिष्ठ परीक्षण के निर्माण के 4 सोपान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोपान इस क्रम में तीसरे स्थान पर आता है? तो इसमें तीसरे स्थान पर आता है आपके परीक्षण की जांच, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सोपान आपके तीसरे स्थान पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 148 आपको दे रखा है। मूल्यांकन में रूब्रिक्स के संबंध में सही कथन है। तो मूल्यांकन में रूब्रिक्स के संबंध में कौन सा कथन है वो सही है, उसका आपको चयन करना है। तो इसमें आपके सही कथन आ जाएगा कि यह एक बहुउद्देशीय अंकन की निर्देशिका है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 149 आपको दे रखा है। निदानात्मक परीक्षण के निर्माण में निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता? तो निदानात्मक परीक्षण के अंदर अगर आप देखोगे तो उसमें उप इकाई के विषय वस्तु की मात्रा पर ध्यान है और नहीं दिया जाता, इनका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा है यार, एक सब्सक्राइब कर दो, धीरे से कट मार दो ऐसे, ठीक है ना। तो 150 में आपको दे रखा है, देखो, ऐसा उपचारात्मक शिक्षण जिसमें विद्यार्थी अपनी गति, योग्यता व क्षमता के अनुसार प्रगति कर सकता है, तो ये आपके कहलाता है व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो ये था भाई आपके रीट लेवल 1 का माइनर टेस्ट नंबर 5 का पेपर सॉल्यूशन। कैसा लगा सॉल्यूशन? अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।